हेलो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एसएससी इंग्लिश पर। चलिए स्वागत है सभी का। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो पिछले सेशन हुए हैं उन्हें रिवाइज करना। कल से हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है और कल हमारा जो टॉपिक हुआ था वो था संज्ञा। संज्ञा से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट किस आज तक की बात करी हूँ मैं, तो पूछे गए प्रश्न है। पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, देन उसके बाद हमने उससे रिलेटेड पिछले कुछ सालों में यूपी पुलिस यूपीएसआई से जो क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक से वो हमने कवर किए थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे भाववाचक संज्ञा से, क्योंकि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है और कौन सी भाववाचक संज्ञा है, कौन सी विशेषण से नहीं बनी है, इस तरीके के क्वेश्चंस हमने देखे थे। तो कल के सेशन को बिल्कुल रिवाइज करेंगे, अपने नोट्स भी बनाएंगे। पूरा टॉपिक आपका कल कवर हुआ है। तो जब आप कोई बैच खरीदते हैं तो उसमें आप चाहते हैं कंटेंट आपको दिया जाए, थ्योरी पोर्शन कॉन्सेप्ट आपको दिया जाए, सेम चीजें आपको कल वाले सेशन में कराई गई है। आज एक नया टॉपिक आपका होगा जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं समास। ठीक है, तो पहले जो है बेसिक चीजें जानेंगे, कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि समास के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से समास है, किन में ट्रिक लग सकती है, कैसे पहचाने कौन सा समास है। देन उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी देखो नोट्स अभी नहीं बनाने, कुछ बच्चे होंगे जो भी नोट्स बनाने बैठ जाएंगे। नोट्स आपको कब बनाने होते हैं? नोट्स बनाने होते हैं जब आप रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो रिवीजन के समय क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना बाद में, पहले समझना चीजों को। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं समास को लेकर। आज टॉपिक रहेगा समास, और समास के जब भेद पूछे जाते हैं कि समास के भेद बताइए, तो समास के भेद कितने हो जाएंगे? 6 भेद होते हैं। ठीक है, इन सारे के सारे जो 6 भेद हैं उनको हम पढ़ने वाले। पहला होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसमें कैसे पहचाने कि अव्ययी भाव समास है और इसके पीछे जो ट्रिक होती है वो क्या होगी वो भी देखेंगे। मतलब एक एक पॉइंट को ऐसे कवर करेंगे कि आपको लगेगा कि आप जो है बैच में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी परिभाषा समास की क्या है कि 2 या 2 से अधिक जो सार्थक शब्द होते हैं, है ना, या 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें समास कहते हैं। सार्थक शब्द होने चाहिए, सार्थक मतलब जिनका कुछ अर्थ होता है उसे समास कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है, बार बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, अब आते हैं समास की तरफ। जब हम अव्ययी भाव समास की बात करते हैं कि जहां प्रथम पद क्या हो, प्रथम जो पद हो वो क्या होना चाहिए, इसकी जो ट्रिक है मतलब हम कैसे पहचानते हैं कि अव्ययी भाव समास है। प्रथम पद जो होता है वो कोई एक उपसर्ग होता है या कोई एक अव्यय शब्द होता है। ठीक है, और या फिर क्या हो जाए जहां शब्दों की आवृत्ति हो, शब्दों की आवृत्ति जहां हो वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कई बार हम पढ़ते हैं कि कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होगा कि प्रथम पद प्रधान होगा, ऐसे आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो पहला पद है ना, ये प्रथम पद जो होता है, जो उपसर्ग या अव्यय या शब्दों की आवृत्ति जहां हो वहां पर क्या होगा, मतलब वही पद प्रधान होता है। तो इसमें पूछा जाता है कि जो प्रथम पद है, प्रथम पद वो प्रधान होता है, प्रधान होता है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, प्रथम पद प्रधान होता है, ये कई बार पूछा जाता है। यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें, कैसे पहचानेंगे कहाँ कहाँ अव्ययी भाव समास है, जब हमें दिया जाता है आ जन। ठीक है, तो इसमें ये जो आ है, ये आ प्लस जन, जिसका मतलब क्या होता है, जीवन भर। तो ये जो आ है ये क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे ही हमें दिया जाता है यथाशक्ति, यथाशक्ति। इसमें जो यथा शब्द है ये क्या है, एक अव्यय शब्द है, एक अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द अविकारी होते हैं जो किसी काल वचन लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जब हमें दिया जाए दिनों दिन, क्या दिया जाए, दिनों दिन। जब इसको तोड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, दिन दिन। ठीक है, ऐसे ही शब्द दिया जाता है धड़ाधड़। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है, वहां पर भी क्या होगा, अव्ययीभाव समास होता है। ये हो गया आपका पहला समास। आते हैं दूसरे समास के भेद की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉरी, दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब ये जो तत्पुरुष समास है, हम जो कारक पढ़ते हैं, कारक सभी ने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, कारक का टॉपिक भी आएगा। तो कारक में हम 8 भेद देखते हैं, उस कारक के 8 भेद में से 6 भेद जो है किसमें आते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हो जाएंगे, यही पूछा जाता है। इसके 6 भेद होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पहला जो होगा वो क्या होगा, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। दूसरा हो जाता है करण तत्पुरुष। तीसरा हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। चौथा हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। आप अपने नोट्स बनाएंगे और आपके जितने भी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, समास है या संज्ञा है, पूरा जो आता है व्याकरण वाला भाग, वो भी करेंगे। तो पूरी हिंदी जहां पर पूछी जा रही है, आप एक टॉपिक एकदम उसके लिए प्रिपेयर, हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है चौथा, आ जाएगा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। फिर उसके बाद आएगा करण तत्पुरुष। करण तो हो चुका है, कौन सा बचा है, 5 तो हो ही गए हैं। छठा आ जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। तो ये हो गए आपके 6 भेद। ठीक है, अब इसमें जो परसर्ग हम किस में लगाते हैं, कारक में लगाते हैं, वो यहाँ लगा दे। इसमें क्या आएगा, यहाँ पर को परसर्ग। को परसर्ग। इधर क्या आएगा, से या के द्वारा परसर्ग इसमें आ जाएगा। यहाँ पर आता है के लिए, और कभी कभी को भी आता है। ठीक है, अपादान में से आएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा आते हैं का, की, के, ना, ने, रा, नी और रे। ठीक है, और अधिकरण में आएगा ले और पद। अब यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। 2 पद होंगे, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जिस समास में, इसकी परिभाषा ऐसे समझिए कि जिस समास में जो बाद वाला पद है, जिसे हम उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद या बाद वाला पद, बाद वाला पद क्या हो, प्रधान हो, वहां क्या होगा, तत्पुरुष समास होता है। ये हो गया इसकी परिभाषा। ठीक है, और दोनों पदों के बीच में जो कारक चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे कहा जाता है राजकुमार, इसको जब हम तोड़ेंगे क्या आएगा, राजा का कुमार। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। और एग्जाम्पल अगर इसके लिए क्या आ जाएगा, धर्म ग्रंथ, ऐसे दे दिया जाए धर्म ग्रंथ, तो इसका जब हम इसको तोड़ेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे, क्या आएगा, धर्म का ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद और एग्जाम्पल अगर इसका ले, क्या आ जाएगा, रचनाकार। रचनाकार दे दिया जाए, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, रचना को करने वाला या रचना करने वाला, रचना करने वाला। ठीक है, तो यहाँ ये जो को है, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, उसका लोप हो गया। तो क्या आएगा, रचना को करने वाला, करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि जो बाद वाला पद है, जो उत्तर पद होता है, ये क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, अगर आप बाद में भी सेशन को देख रहे हैं, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछेंगे। ठीक है, चलिए अगले जो है भेद की तरफ आते हैं। अगला भेद हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, आ जाएगा द्विगु समास। कौन सा आएगा, द्विगु समास आ जाएगा। इसको पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि जो इसका प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है, वो कोई संख्या होती है ना, कोई संख्या हमें दे दी जाती है, जैसे नवग्रह, नवरत्न, है ना, अष्टाध्यायी, ये सब शब्द हमें बताते हैं। अष्टाध्यायी में 8, अष्ट मतलब 8, अध्यायी मतलब अध्याय। ठीक है, नवरत्न मतलब 9 का मतलब होता है 9। ठीक है,
नवरात्र, वहां पर नव का मतलब क्या होता है, 9 रात, ठीक है। नवरात्र का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हैं ना नवरात्रि आती है तो 9 दिन तक जो है नवरात्रि पूजन चलता है, तो उसका अर्थ यही होता है कि 9 रातों तक जो है पूजा की जाती है, तो उसे कहा जाता है नवरात्र। तो चलिए फिर इसे भी पढ़ लेते हैं और यहाँ पर आते हैं कि पहले हमारा जो क्या है द्विगु समास, इसमें पढ़ लेते हैं कि पहला जो पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाचक होगा, ठीक है। और इसमें जो है मोस्टली आप देखेंगे किस किस प्रकार के शब्द आते हैं, समूह या समाहार, ऐसे कहेंगे, समूह या समाहार ऐसे आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने बताया आपको, क्या क्या बताया था, नव रात, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, 9 रातों का समाहार, ठीक है। ऐसे ही कहा जाए आपसे नव रत्न, इसका मतलब क्या है, 9 रत्नों का समाहार। आपसे कहा गया अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक है। हर जगह हम देख रहे हैं पहली जो मतलब शब्द जो आ रहा है, पहला पद जो है वो कोई संख्या है, 8 अध्यायों का समाहार, ठीक है। ऐसे कहा जाए नवग्रह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, ठीक है। चल बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ। चौथा हो जाएगा आपके लिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। इसको कैसे पहचाने, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और यहाँ सबसे ज्यादा योजक शब्दों का प्रयोग यहीं पर होता है, मतलब योजक जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अब इसके 3 भेद होते हैं, कितने भेद हो जाएंगे, इसके 3 भेद होते हैं, और वो 3 भेद कौन कौन से हो जाएंगे। पहला जो इसका भेद है वो होता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर, ठीक है। इसमें हम देखते हैं जोड़ीदार शब्द है। दूसरा जो भेद होगा उसमें हम देखते हैं कौन से शब्द आएंगे, जिसे हम कहते हैं समाहार द्वंद्व, और इसमें हम देखेंगे एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द आ सकते हैं, पूरक शब्द जिन्हें कहते हैं। और इसका तीसरा जो भेद हो जाएगा वो हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, और इसमें आएंगे विलोम शब्द। अब सभी को देख लिया जाए कि जब आपसे यहाँ कहा जाता है कैसे जोड़ीदार शब्द होंगे, माता पिता, राम लक्ष्मण है, राम सीता है, राम सीता, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण आ जाए, भाई बहन, भाई बहन है, ठीक है। ये सभी क्या लग रहे हैं, जोड़ीदार शब्द लग रहे हैं, एक साथ आते हैं, ठीक है। पूरक शब्द की यदि हम बात करें, यहाँ पर आपसे कहा जाए कि रुपया पैसा दोनों का अर्थ समान है, ठीक है। तो रुपये के स्थान पर हम पैसा कह सकते हैं, धन दौलत हो जाए, धन दौलत आ जाए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि धन और दौलत दोनों क्या है, समान रूप से आए हैं, है ना। दौलत का अर्थ भी वही है और धन का अर्थ भी वही है, तो ये क्या है, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, ठीक है। और कौन कौन से आएंगे जल्दी से बताओ भाई। ऐसे कह दिया जाए नदी नाले, नदी नाले, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ, यहाँ पर विलोम शब्द आएंगे, कहा जाए पाप पुण्य, पाप पुण्य, ठीक है। इधर आपसे कहा जाए दिन रात, दिन रात, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म हो गया। ऐसे कह दिया जाए आपसे देव असुर, देव असुर, ठीक है। और क्या कहा जाए, दिन रात हो गया, पाप पुण्य है, धर्म अधर्म है, देव असुर है। और एग्जाम्पल बताओ जल्दी से, नर नारी है, विलोम बताना है, नर नारी, स्त्री पुरुष, ठीक है, नर नारी, यही आएगा ना, विलोम है, बताओ जल्दी से, ये इसमें जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा, नर नारी एक दूसरे के विलोम नहीं, राजा और प्रजा आएगा, है ना, राजा और प्रजा, ये एक दूसरे के विलोम है, ठीक है। चलिए अगले भेद की तरफ आते हैं, जिसमें
पांचवा भेद हो जाता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है, इसको कैसे पहचाने, जहां प्रथम पद विशेषण पद होगा और जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद वो एक विशेष पद होगा। ठीक है, अगर ये समझ में ना आए कि विशेषण क्या है और अगर ये समझ में ना आए विशेष क्या है तो आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है, ये ना सोचे कि ये क्या है और इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, सब पढ़ना है। तो यहाँ पर आप बताओ कि भाई किसी को कोई डाउट है विशेषण क्या है और विशेष क्या है तो पूछ लेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर बढ़ेंगे आगे। और सभी का स्वागत है। टॉपिक वाइज सेशन चल रहा है आपका, एकदम कंटेंट ऐसा दिया जा रहा है कि आपको बैच की नीड नहीं है, पूरा यहीं से रिवाइज हो जाए। जब हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर नील कमल, ऐसे दे दिया जाए नील कमल, इसका अर्थ क्या है, नीला नीला है जो कमल। ठीक है, तो कमल की विशेषता क्या बताई गई है, कमल यहाँ पर क्या है, ये एक विशेष पद है जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, वो नीला है। ठीक है, ये इसका विशेषण है, ये विशेषता बताने वाला शब्द है नीला। ठीक है, कोई अगर नहीं समझ में आया ना विशेषण क्या होते हैं तो ऐसे समझो, विशेषण वो शब्द है, विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम, इन्हीं को विशेष्य कहा जाता है। यही है विशेषण की विशेषता बताए। ठीक है, सर्वनाम विशेषता बताए। ठीक है, ये हो गया विशेषण। समझ आया कि विशेषण क्या होता है, दिख रहा है ना ठीक से, अगर अब भी नहीं दिख रहा हो तो पूछ लीजिएगा। चलो अब आते हैं यहाँ पर, हम पढ़ लेते हैं अगला वाला जो यहाँ पर अब आता, और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि और भी कई सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो जैसे आपको और एग्जाम्पल में कहा जाए कि भाई कई बार ऐसा होता है कि चतुर्भुज दिया जाता है ना, चतुर्भुज शब्द, इसे आप देखेंगे बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुव्रीहि और कर्मधारय में। बहुव्रीहि और कर्मधारय में अगर देखा जाए तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है कि बहुव्रीहि में भी पहला जो पद होगा वो एक विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा, लेकिन उन दोनों से अलग उसका एक तीसरा अर्थ आता है। जैसे हम विलोम शब्द क्या पढ़ते हैं, पर्यायवाची पढ़ते हैं, तो चतुर्भुज हमने कहीं पढ़ा होगा ब्रह्मा जी के लिए, है ना। तो यहाँ जो विशेष पद निकल कर आया है, तीसरा अर्थ जो निकल कर आया है वो है ब्रह्मा जी। तो बहुव्रीहि में क्या होता है, जहाँ तीसरा पद प्रधान होता है वो होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं होता है तो चतुर्भुज में हमें क्या करना पड़ेगा, कर्मधारय को चुनना पड़ेगा, क्योंकि इसका अर्थ क्या है, चार है ना, चार है भुजाएं जिसकी, है ना, ऐसे सॉरी ये ब्रह्मा जी के लिए नहीं आएगा, चतुरानन आएगा। चतुर्भुज किन्हें कहा जाता है अगर हम इसको समझे, चतुर्भुज आता है, चार है भुजाएं जिसकी, किसके लिए आता है, विष्णु के लिए। तो इसका अर्थ क्या आएगा, चार है भुजाएं भुजाएं जिसकी। ठीक है, तो तीसरा अर्थ तो विष्णु जी आया, क्या आया, विष्णु जी आ गए। चतुर्भुज अब जिनके हाथ चार है उनके लिए आता है। अब यहाँ ये जो तीसरा पद है, अगर मान लो ये अर्थ निकल कर आया और हमें बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं दिया है ना, है तो यहाँ बहुव्रीहि, लेकिन कई बार होता है ऑप्शन में नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, तब यहाँ ये जो विशेष्य है ये विशेष्य पद है और ये चार भुजा क्या है, ये विशेषण है। तो इस आधार पर हम क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ कर्मधारय लगाएंगे। ठीक है, कई बार होता है कर्मधारय भी नहीं है ऑप्शन में, मान लो कर्मधारय नहीं है, बहुव्रीहि भी नहीं है, बाकी चार समास दिए हैं, अब उसमें द्विगु समास हम देखेंगे फिर, है ना, फिर किसे चुनेंगे, फिर इस चार संख्या, एक संख्या है, एक संख्या पद है, तो इस आधार पर फिर हम बहुव्रीहि भी चुन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है, तो सबसे पहले इस वाले समास में, यहाँ इस वाले पद में, इसके आधार पर बहुव्रीहि बताना है। अगर मान लो बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो हम किसे चुनेंगे, कर्मधारय को चुनेंगे।
अगर कर्मधारय भी नहीं है तब हम द्विगु के पास, द्विगु वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे, जिसमें पहला पद क्या होता है, कोई संख्या होती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होता है, तो कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल दो भाई, नीलकमल हो गया है, नीलकंठ होता है, एक शब्द दिया जाता है नीलकंठ, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास होगा बताओ जल्दी से। तो यहाँ अगर हम बात करें, जो 6 हमारे जो है होते पूछा जाता है, यहाँ पर अगर कह दिया जाए क्या जाए, फिर दोपहर कह दिया जाए, दोपहर, इसमें कौन सा होगा, इसमें बताओ, देखते हैं कौन बता पाएगा दोपहर में कौन सा समास है। दोपहर में बताओ, कोई नहीं बता रहा है, क्यों भाई। यहां पर आपसे कहा जाए मृग नयन, मृग नयन, इसमें कौन सा समास होगा, इसको जोड़ते हैं, मृग के समान, मृग के समान नयन, यहाँ क्या जाएगा, यहाँ हम कहेंगे कि ये जो है विशेषण पद है, ठीक है। और नैन, नैन क्या है, यहाँ पर जिनकी विशेषता बताई जा रही है, ये क्या है, विशेष्य पद है, ठीक है। और अगर दोपहर की बात करें तो दोपहर जो, जब हम उसको तोड़ेंगे, हाँ जी जय हिंद नीतीश, तो जब हम नीतीश, जब हम बात करते हैं दोपहर की, दोपहरों का समाहार, तो दो पद जो है, पहला जो पद आया दो, वो एक संख्या है, ठीक है। तो ये वो वाला किसमें चला जाएगा, दोपहर जाएगा आपका द्विगु समास, ठीक है। यहाँ अगर दिया जाता दोपहर, तब हम इसमें कहते दो पहरों का समाहार, ठीक है। तो इस आधार पर क्या जाएगा, यहाँ पर जो दो है ये एक संख्या है, तो यहाँ कौन सा समास होगा, यहाँ ये द्विगु समास होगा, ठीक है। अब आते हैं इस वाले की तरफ, यहाँ पर हम कर्मधारय पढ़ रहे हैं, मृगनयन हो गया, और कौन सा एग्जाम्पल आएगा बताओ भाई। जहां पर पहला पद क्या होना चाहिए, एक विशेषण होना चाहिए, ठीक है। बड़ा ही इजी सा है, अगर हम कहें यहाँ पर प्राण प्रिय कह दिया जाए, प्राण प्रिय, इसका अर्थ निकालेंगे प्राणों को प्रिय, है ना, प्राणों को है जो प्रिय, ऐसे आता है, वो है जो प्रिय। तो ये जो प्रिय शब्द है, इसकी विशेषता बताई गई है, ये क्या है, एक विशेष पद है। और ये वाला प्राण क्या है भाई, बताया गया है प्राणों की तरह प्रिय है, तो ये क्या है, एक विशेषण पद है, ठीक है। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिएगा। आते हैं लास्ट भेद की तरफ, जो कि हो जाता है आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इसमें जो शब्द आएंगे ना, वो योग रूढ़ शब्द आते हैं, योग रूढ़ शब्द जो कि दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और जिनका तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, जहां तीसरा अर्थ या तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास। बहुत ही इजी सा है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भी मैंने बताया था, आपको एग्जाम्पल दिया जाए दशानन, है ना, आपको एग्जाम्पल दिया जाए लंबोदर, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं सॉरी, चक्रधर, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, ठीक है। अब इनके अर्थ निकालते हैं। जैसे कि पहला दिया है दशानन, इसमें हम कहेंगे 10 है, आनंद, आनंद अर्थात मुख, मुख जिसके, किसके 10 मुख है, रावण, है ना, तीसरा क्या आया, रावण आ गया। लंबोदर, लंबा है, लंबा है, उदर जिसका, उदर मतलब पेट, इनका है गणेश जी का, ठीक है। ऐसे दिया है यहाँ चक्रधर, इसका अर्थ क्या आएगा, चक्र को धारण करने वाले, कौन धारण करता है, विष्णु जी, है ना। तो तीसरा अर्थ क्या आया, विष्णु। आगे दिया है यहाँ पर चंद्रचूड़, चंद्रमा जिनके शिखर पर है, चूड़ा मतलब जो उनकी जटाएं हैं, ठीक है। चंद्र है या चंद्रमा है जिनके, चंद्रशेखर कहो या चंद्रचूड़ कहो, है ना,
चूड़ा में जिसके कौन हो जाएंगे, शिव हो जाएंगे। तो इन सभी में हम बात कर रहे हैं किसी एक विशेष अर्थ की, यहाँ रावण, यहाँ गणेश, यहाँ विष्णु, यहाँ शिव। तो इन सभी में क्या है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो आप लोग इन्हें रिवाइज करना बहुत अच्छे से। कोशिश मैंने की कि आपको एक एक समास को समझाया जाए। और अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि शुरू हो रहा है इसकी परिभाषा के साथ। पहला दिया है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम क्या कहें। तो ये जो नए सार्थक शब्द है, ये संधि तो नहीं कहलाएंगे, अव्यय नहीं है, छंद नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, समास। ठीक है, अब जो चीजें रह गई हैं, जो चीज आपको यहाँ से नहीं समझ में आई, वो क्वेश्चन आप लगाओगे तब और थोड़ा क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संक्षेप होगा, विस्तार है, विग्रह है या विच्छेद है। विच्छेद का मतलब और विग्रह का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, संक्षेप आ जाता है। समास का मतलब होता है संक्षेप, है ना, क्या आ जाएगा, छोटा कर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर से पूछा है, किसमें अव्ययीभाव समास है। अब अव्ययीभाव हमने पढ़ा कि जहां पर पहला पद कोई अव्यय, कोई उपसर्ग या इनमें से क्या हो, शब्द की आवृत्ति हो, वहां पर क्या होगा, वहां अव्ययीभाव होगा। अब शब्द को देख लिया जाए। ग्रह को आगत, है ना, ग्रह मतलब घर, घर को आया हुआ, उसे कहा जाएगा ग्रह आगत। आचार में, आचार मतलब व्यवहार में, आचार में है जो कुशल, कुशल। प्रतिदिन, यहाँ प्रति, प्रति क्या है, एक उपसर्ग है। आंसर आपका ऑप्शन सी आ गया। कुमारी, कुमारी मतलब कहते हैं ना कि एक तरीके से कहेंगे कि ये एक विशेषण पद है। ठीक है, कुंवारी है जो, ऐसे कहा जाए, कुंवारी है जो मतलब अविवाहित है जो लड़की। ठीक है, तो इन सभी में अगर देखा जाए कहां कहां क्या आया है, तो यहाँ ये जो को परसर्ग है, इस आधार पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, इसमें क्या है, ऑप्शन जो बी वाला है, इसमें आप कहेंगे कि यहाँ कर्मधार्य है, यहाँ पर क्या है, कर्मधार्य समास है। और ऑप्शन डी में भी क्या है, कर्मधार्य है। आंसर आपका ऑप्शन सी आएगा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा और दोबारा से रिवाइज करोगे तो समझ आ जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे हम कौन सा समास कहते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि जब हम कर्मधारय समास पढ़ रहे थे, जिसमें पहला जो पद है ना, कहा कि ना पहला पद जो है क्या हो, एक विशेषण हो। पहला पद एक विशेषण हो, उत्तर पद एक विशेषण हो, वहां कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हम कहेंगे कि ये कर्मधारय समास है। जहां तीसरा पद प्रधान हो, ऐसे भी पूछा जाता है, तीसरा पद प्रधान हो वहां बहुव्रीहि होता है। जहां पर क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो वहां तत्पुरुष समास होता है। जहां दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्मधारय समास किसमें है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद वो एक विशेषण होना चाहिए, और जो दूसरा पद होगा, उत्तर पद हम जिसे कहते हैं, वो एक विशेष पद होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। माता पिता दोनों क्या है, जोड़ीदार शब्द है, जोड़ीदार शब्द। इसमें हमारा कौन सा समास है, यहाँ पर द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में भी इतरेतर द्वंद है। फिर उसके बाद दिया है चक्रपाणि। चक्र को जिनके हाथ में है, चक्रपाणि का अर्थ क्या है, चक्र है जिनके हाथ में। अब ये किनकी बात की जा रही है, जहां तीसरा पद निकल कर आया, विष्णु जी की बात हो रही है। तो यहाँ कौन सा समास है, इसमें बहुव्रीहि समास। ठीक है,
उसके बाद चतुर्युगम। चतुर्युगम का मतलब है 4 युग है ना, 4 युग है जिसमें ऐसे आएगा, या हम कहें 4 युगों का समाहार, 4 युगों का समाहार। तो इसमें जो पहला पद है वो क्या है, एक संख्या है। तो जब पहला पद एक संख्या तो उसमें कौन सा समास आएगा, द्विगु समास आ जाएगा। नीलोत्पलम, उत्पल किसको कहा जाता है, कमल को कहा जाता है। तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये एक विशेष्य पद है और नीला इसकी विशेषता है, ये एक विशेषण पद है। आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन सी हो गया। इसमें ही है आपका कर्मधारय समास।